गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात करेंगे। CO2 की बात करें तो CO2 जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्ड एज ए गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी CO2 को प्लांट जो है वो एज ए गैस जो है वो एब्जॉर्व करेंगे, कहाँ से भी, एटमॉस्फेयर से। और थोड़ी बहुत अमाउंट जो इसकी है पार्शियल अमाउंट और वी कैन से माइन्यूट अमाउंट फ्रॉम रूट्स, यानी माइन्यूट अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्व करता है प्लांट सोइल से, बट मोस्टली किससे लेता है भी, एब्जॉर्व होते हैं फ्रॉम गैसियस फॉर्म में, कहाँ से भी, एटमॉस्फेयर से। इसके अलावा बात करें आप जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट इन एक्वेटिक प्लांट में जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस और CO3 माइनस 2 की फॉर्म में फ्रॉम सरफेस, यानी वाटर सरफेस जो है वहां से बाइकार्बोनेट एंड CO3 माइनस 2 की फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं, कहां से भी, एक्वेटिक प्लांट वाटर की सरफेस से एब्जॉर्व करेंगे। तो पहला पॉइंट तो है कि CO2 कहां से मिलेगी, मोस्टली अपने बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर से CO2 के फॉर्म में। इसके अलावा माइन्यूट अमाउंट जो है वो कहां से भी, सोइल से, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व करेंगे। और एक्वेटिक प्लांट जो है वो HCO3 और CO3 माइनस 2 की फॉर्म में कहां से करेंगे भी, वाटर सरफेस से जो है वो एब्जॉर्व करेंगे। अब इस CO2 की बात करें तो CO2 की परसेंटेज बात कर लेते हैं इन एटमॉस्फेयर। इसकी परसेंटेज है 0.003%। CO2 कितनी है अभी, 0.003% है। और इसकी ये जो कंसंट्रेशन है 0.003%, इसको इंक्रीज कर दें आप लोग तो 0.005% तक कर दें, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीज। यानी इस CO2 की परसेंटेज को आप लोग जब तक बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कहाँ तक बढ़ाओगे, टिल 0.005% तक बढ़ाओगे, तब तक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। बट इससे भी कहीं ज़्यादा कर दें आप लोग, 0.006 कर दें या 0.0055 या 0.0059 कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। यानी इससे अबाव जाओगे तो डिक्रीज होगी, इससे कम है तो भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करने वाली है। दूसरा पॉइंट अपने को ये भी पता है कि CO2 जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस का काम कर रही है, यानी ये एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करेगी, ग्लोबल वार्मिंग का भी वर्क करेगी। बट अपने बात करें यहाँ इसकी परसेंटेज, और कई बार क्या करता है वो आप लोगों से CO2 का पार्शियल प्रेशर पूछ लेता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो ये याद रखना, ये है 0.03%। पार्शियल डिफरेंस है, ये अपने रेस्पिरेशन करेंगे ह्यूमन फिजियो के अंदर, वहां डिस्कशन करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर बात करेंगे अपने, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर में, 0.03%। और CO2 की एटमॉस्फेयर में परसेंटेज जो है वो कितनी है, 0.003%। तो ये याद रखना है थोड़ा सा आप लोगों को। अभी CO2 जो है वो प्लांट के लिए, या यूं मान लें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एसेंशियल है
इस एसेंशियलिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने बात कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है भाई, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एसेंशियलिटी of CO2 in photosynthesis। यानी CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एसेंशियल गैस है या फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है भाई। उस एक्सपेरिमेंट को आप लोग नेम दे रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट है आपका मोल्स एक्सपेरिमेंट। मोल्स एक्सपेरिमेंट, ध्यान दें थोड़ा सा, मोल्स एक्सपेरिमेंट कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है आप लोगों को, इसके जस्ट बाद ये है, थोड़ा सा ध्यान दें। मोल्स का एक्सपेरिमेंट था, वो था क्या? देखो मोल्स ने क्या किया, एक प्लांट लिया, आई थिंक यह दिख जाएगा आप लोगों को, एक पोटेड प्लांट ले लिया इसने इस टाइप से, और इस पोटेड प्लांट जो है उसकी जो लीफ थी इस पोटेड प्लांट की इस टाइप से जो लीफ थी, नॉर्मल लीफ थी, लाइट में जैसे आप इसको रखोगे तो 100% फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी, इसमें कोई डाउट है नहीं था। इसने कहा कि इसकी एक लीफ को आप लोग कॉर्क्ड बोतल या जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लगा दें इसको। यानी मैं इस टाइप से आपको शो कर रहा हूं कि ये सपोज दैट कॉर्क है बोतल का, ये कॉर्क्ड बोतल है भाई, ये इसके सेंटर में कॉर्क लगा हुआ है। लीफ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दें। ये बोतल, यानी इस बोतल में आप लोग लीफ के 3 पार्ट करें, इस पार्ट को आप ए से डिटरमाइन करें, इस कॉर्क वाले पोर्शन को बी से डिटरमाइन करें, और इस अंदर वाले पार्ट को सी से डिटरमाइन करें, लिखें आप लोग। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉर्क बोतल में रख दिया, और इस कॉर्क बोतल के अंदर उसने क्या कर दिया भाई, इसके अंदर उसने KOH सॉल्यूशन डाल दिया, KOH सॉल्यूशन डाल दिया। ये कॉर्क है, कॉर्क, ये बोतल है, ये नॉर्मल प्लांट है। अब इसको इसने क्या किया, सनलाइट अवेलेबल कराई। अब देखो CO2 जो है, सॉरी KOH जो है, ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब CO2, यानी KOH जो है वो CO2 को क्या कर लेगा भाई, एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा सा ध्यान दे, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से है ये, यहाँ आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा। CO2 को एब्जॉर्ब करेगा ये। KOH का वर्क क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, ये KOH CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद इस एरिया में, यानी इस बोतल के अंदर किसी भी टाइप से CO2 नहीं बचने वाली। अब इस बोतल में CO2 नहीं होगी, बट इसको लाइट तो अवेलेबल हो रही थी, लाइट अवेलेबल हो रही थी बट CO2 नहीं थी। तो सिंपल सी बात है कि इस एरिया में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी या नहीं होगी, अभी तक कंफर्म नहीं था। बट इसने इस टाइप से इसको रखने के बाद 1 और 2 आवर के लिए वेट किया, और बाद में इसने स्टार्च चेक टेस्ट किया। क्या किया भाई, एंड स्टार्च टेस्ट किया। किसका टेस्ट करेगा, उस जो लीफ थी, जो इनसाइड थी, उस लीफ का स्टार्च टेस्ट किया। तो स्टार्च टेस्ट में ए जोन जो है वो तो था पॉजिटिव, यानी ब्लू कलर आ गया। बी एंड सी जोन जो थे वो थे नेगेटिव। बी और सी जोन, क्योंकि बी वाले को तो लाइट अवेलेबल नहीं हो रही कि वो कॉर्क के अंदर आ गया, देखो ये बीच में कॉर्क जो उस कॉर्क के अंदर आ गया। और दूसरा जो सी वाला रीजन है उसको लाइट अवेलेबल हो रही है, बट यहाँ जो CO2 थी, वो जो CO2 थी उसको एब्जॉर्ब किसने कर लिया, अभी आपके KOH ने कर लिया। इसलिए इन साइड में जो है वो किसकी डेफिशिएंसी होगी,
CO2 की डेफिशिएंसी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में इस इनर पोर्शन को यानी सी वाले पोर्शन को और इवन बी वाले पोर्शन को CO2 अवेलेबल नहीं हो रही, इसलिए ये क्या हो गया नेगेटिव। और जो ए जोन था उसको CO2 भी अवेलेबल हो रही थी, लाइट भी अवेलेबल होती थी, इसने नॉर्मल फोटोसिंथेसिस किया और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट अपने को पता है ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और वही ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग है कि ये पार्ट तो स्टार्च पॉजिटिव शो होगा स्टार्च टेस्ट। और स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्च जो है उसको आयोडीन से टेस्ट करते हैं, जैसे स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन करेगा ब्लू कलर देगा, तो ये वाला ब्लू कलर दे रहा था और जबकि ये पार्ट जो है उसके अंदर किसी भी टाइप से स्टार्च नहीं था। हाँ, ऑलरेडी जो स्टार्च था आप लोग बोलोगे कि सर इस जोन में तो पहले से फोटोसिंथेसिस था इसलिए इसको इसमें कॉर्क में लगाने से पहले, तो वो जो स्टार्च था वो इस एरिया की जो सेल्स थी उनकी मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज हो गया। तो इस एरिया के अंदर स्टार्च की डेफिशिएंसी यानी स्टार्च नहीं था। वो यही शो कर रहा है कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, क्योंकि इस एरिया में इस सी वाले पोर्शन को सिर्फ CO2 ही अवेलेबल नहीं हो रही, बाकी सब लाइट भी अवेलेबल हो रही है, वाटर भी अवेलेबल हो रहा है, इसके अलावा क्लोरोफिल इसके पास है ही, बट क्या अवेलेबल नहीं हो रही CO2, बिकॉज CO2 को एब्जॉर्ब किसने कर लिया, KOH सॉल्यूशन ने कर लिया। या कई बार इस KOH सॉल्यूशन की जगह वो कॉटन भी दे देता है, कॉटन शॉक्ड विद KOH, यानी KOH सॉल्यूशन से या KOH से भीगी हुई कॉटन भी यहाँ रख देता है। तो ये आपका मोल्स का जो एक्सपेरिमेंट था जो ये चीज़ डिटरमाइन कर रहा है कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपने आगे चलें। थर्ड अपना कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, वो है आपका वाटर। वाटर की बात करें यानी H2 जो है ये एक तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम कर रहा है। दूसरा वाटर से रिलेटेड बात करें इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 है, मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा वाटर की बात करें, वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर अपने को पता है प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। कल वाली रिएक्शन जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी उसको याद रखें, उसको याद करें थोड़ा सा कि CO2 का रिडक्शन जो है वो किसकी वजह से हो रहा था, हाइड्रोजन आयंस की वजह से हो रहा था, जो आपके वाटर के फोटोलाइसिस से या वाटर के ब्रेक डाउन होने से अवेलेबल हो रहा था। इसके अलावा अपने को पता है O2 टू इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में O2 प्रोवाइड करने का काम भी किसका है, भी वाटर का है। इस वाटर से रिलेटेड आपको ये भी पता था, कल अपने डिस्कशन किया था वॉन नील का एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने, या वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये बता रहा था कि O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था says that O2 comes from water not from CO2 in photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कहाँ से आ रही है, तो वाटर से आ रही है, ना कि CO2 से। कई बार इसी के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक बात पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, बच्चे क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को गलत कर देते हैं, CO2 प्लस में H2S और रिएक्ट करके इससे प्रोड्यूस करता है C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में 12S, ऐसी रिएक्शन दे देता है अपने को। तो ये रिएक्शन होती है, मतलब क्योंकि वहाँ वाटर यूज नहीं करोगे तो वहाँ यूज क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड करोगे तो यहाँ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग ऑक्सीजन निकालोगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन तो कहाँ से आनी चाहिए, CO2 से, बट अपने को पता है ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से। अब वाटर यहाँ है नहीं, तो वाटर की जगह यूज किसको कर रहे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो यहाँ रिलीज क्या होगा, S रिलीज होगा, सल्फर रिलीज होगा, और सल्फर रिलीज होगा। ऐसी प्रोसेस होती है इन फोटोसिंथेटिक
बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है भी आप लोगों के। जबकि आप प्लांट की बात करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन आप लोगों को याद भी होगी, 12H2O, और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में 6O2। ये अपने इन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर तो ये रिएक्शन है, और ये किसके पर्पज से है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पर्पज से है। तो वाटर का ये तो कंफर्म हो गया कि O2 का सोर्स कौन सा है, भी वाटर है। इसके अलावा आपके मोलिकुलर वेट कितना है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये कुछ बेसिक सी बातें वाटर से रिलेटेड है। इसी वाटर से रिलेटेड जो अपने डिस्कशन किया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या आप लोगों ने कहीं बात की थी हिल, रॉबर्ट हिल का नेम, या हिल रिएक्शन, या आप लोगों ने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का डिस्कशन किया था। वो फोटोलाइसिस वाटर है या हिल रिएक्शन क्या है, एक बार इसको भी आप लोग देखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बताता हूँ भैया आपको। देखो हिल रिएक्शन जो थी, हिल रिएक्शन अपने को ये बता रहा था, मैं यहाँ डायरेक्टली डायग्राम इसका बता रहा हूँ, हिल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। हिल रिएक्शन या आप इसको बोल सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या हिल रिएक्शन जो है वो है क्या, इसको देखें एक बार। इस बंदे ने क्या किया, ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया, ये है आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। देखो इस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट जो है, इस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट में इस बंदे ने क्या किया, यानी एक टाइप से आप लोग बात करें CO2 फ्री मीडियम है, CO2 फ्री मीडियम क्रिएट कर दिया, आइसोलेटेड है प्रोटोप्लास्ट इसमें। इसके अलावा मीडियम कैसा है भैया, CO2 फ्री मीडियम है, यानी इसमें CO2 नहीं है किसी भी एंगल में। इसके अलावा इसके अंदर ये आप दिखा सकते हो O2 बबल्स जो है वो बाहर निकलेंगे। इसको आप ऊपर से सनलाइट भी दे देते हैं, सनलाइट भी अवेलेबल कराएंगे। देखो इसमें ये CO2 फ्री मीडियम है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, वाटर प्रेजेंट है। अब देखो इस वाटर प्रेजेंट है, और इसके अंदर इसने क्या किया था, कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर इसने डाले थे। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल दे सकते हो, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, इसके अंदर इसने ऐड किया था डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, या फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। ये इसने इसमें ऐड कर दिया भाई डाइक्लोरो इंडोफिनोल, और ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर का। अब देखो ये डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल जो कंपाउंड है वो जनरली ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, बट जैसे ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा ये कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, कलरलेस हो जाएगा। यानी एक टाइप से ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये लिख दिया अपने यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। अब देखो सनलाइट आ रही है, वाटर इसमें ऑलरेडी है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है, तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट की प्रेजेंस में, यानी आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट में जो सनलाइट जैसे आएगी, प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, यहाँ जो वाटर है उसका फोटोलाइसिस होगा, और फोटोलाइसिस होगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली चली जाएगी, और इसके अलावा जो हाइड्रोजन साइंस होंगे उस हाइड्रोजन आयन को डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी ये तो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में, और ये क्या है भाई, ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और ये कैसा है, रिड्यूस फॉर्म के अंदर है, कलरलेस है। यानी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोजन आयन इसके पास आ जाएंगे,
ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये रॉबर्ट हिल का एक्सपेरिमेंट था और ये आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट था, ध्यान रखें आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है, यानी प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट कर लिया था। और उस प्रोटोप्लास्ट पे ये एक्सपेरिमेंट था किसका भी, रॉबर्ट हिल का, जिन्होंने हिल रिएक्शन या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दिया था। देखो इस हिल रिएक्शन से भी ये प्रूव हो रहा है कि O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2, यानी CO2 से नहीं आ रही, O2 कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। तो ये इसका रॉबर्ट हिल का एक्सपेरिमेंट था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का वो है आपका लाइट। लाइट की बात करें अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर, आप वैसे बात करते हैं विजिबल लाइट की, किसकी बात करते हैं अभी, विजिबल लाइट की। और विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो है आपको पता है, उसकी रेंज कितनी होती है, 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। यानी ये विजिबल लाइट जो है वो आपकी उसकी रेंज जो है वो विजिबल लाइट की वो है आपके 390 टू 760 नैनोमीटर। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, आप लोगों को ऑलरेडी फिजिक्स वगैरह के अंदर स्टडी किया होगा कि जो लाइट होती है उस लाइट को आप लोग अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग नैनोमीटर के बेस पे आप लोग अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं, आती है एक्सरे या फिर गामा रेज। उसके बाद में दूसरा नंबर जो आता है वो आता है यूवी का, यानी ये विजिबल से जो है वो कम जो होती है, यानी आप लोग यूँ मान लें कि अप्रोक्स 100 नैनोमीटर टू 390 का जो एरिया है वो आता है आपका यूवी का। उसके बीच की आती है विजिबल लाइट। उस विजिबल के बाद में जो आती है वो आती है आपकी इंफ्रारेड IR। और उसके बाद में आती है आपकी इलेक्ट्रिक वेव या इलेक्ट्रिक रेज। तो ये अपने कुछ लाइट का कैटेगराइजेशन है, बट अपने बात करेंगे इन्हीं विजिबल लाइट की ही बात करने वाले हैं, इसके अलावा किसी की भी बात नहीं करेंगे। विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट जो है उसको आप लोगों ने, जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रम है। इन्हीं स्पेक्ट्रम को आप लोग जैसे वॉयलेट इंडिगो, इसके अलावा ब्लू, इसके अलावा ग्रीन, इसके अलावा ऑरेंज एंड रेड। यानी ये जो है आप लोगों के इसका विजिबल लाइट की एक कैटेगरी है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एंड रेड। इसको आप लोग यानी 390 टू 760 नैनोमीटर को आप लोग कैटेगराइज करते हैं, जिसमें 7 जो है विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ये आपके विबग्योर, सॉरी एक येलो हो रहेगा भी इसके बीच में, ऑरेंज से पहले येलो भी आएगा, येलो और ऑरेंज विबग्योर की फॉर्म में इसको अपने लिखते हैं। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप लाइट के, इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं। देखो लाइट में ये भी अपने को पता है कि वेवलेंथ जो है वो कम होगी, तो इसमें एनर्जी जो है वो क्या होगी भी ज़्यादा। और जहाँ वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, मोर होगी, तो उसमें एनर्जी जो है वो क्या होगी भी, एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। ये इसकी वेवलेंथ से रिलेटेड भी आप डिस्कशन फिजिक्स के अंदर अच्छी तरह से कर रखे होंगे आप लोग। स्पेक्ट्रम जो है विजिबल लाइट का, उसमें विबग्योर अपने को वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो एंड ऑरेंज एंड रेड मिलने वाला है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चल रहे हैं। देखें भाई
ये जो लाइट की बात कर रहे थे, अभी विजिबल लाइट की बात अपने जो चल रही थी, इस विजिबल लाइट में आप बात करें कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितनी है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR जो है वो कितनी होती है। मोस्टली फोटोसिंथेसिस में 400 नैनोमीटर, तो 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ वाली लाइट है, जो विजिबल लाइट की रेंज है, उसी में से ये जो लाइट है वो यूज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं PAR। और अपने को ये भी पता है कि जो प्लांट है वो ट्रांसमिट करते हैं, या ये मान लें कि जो ग्रीन ग्रीन लाइट जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करते, इस वजह से जो प्लांट है वो ग्रीन दिखते हैं अपने को, यानी ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वजह से अपने को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है ग्रीन लाइट, इस वजह से अपने को प्लांट कैसे दिखते हैं भाई, ग्रीन दिखते हैं अपने को, रिफ्लेक्शन, इस वजह से अपने को प्लांट जो है वो कैसे दिखेंगे, सीन्स ग्रीन, यानी प्लांट कैसे दिख रहे हैं अपने को, ग्रीन। देखो अपने को इस जो लाइट है, लाइट वाले पोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके क्वांटम रिक्वायरमेंट से लेकर, क्या आता है भाई, क्वांटम रिक्वायरमेंट। इस क्वांटम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। पहला पॉइंट तो ये है कि क्वांटम रिक्वायरमेंट होती क्या है। क्वांटम रिक्वायरमेंट अपने को पता है कि लाइट एनर्जी जो है, लाइट जो है उसमें एनर्जी जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की फॉर्म में या फिर क्वांटम की फॉर्म में, फोटॉन्स या क्वांटम क्वांटा की फॉर्म में जो है एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है लाइट में। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ लाइट फोटोन या फिर क्वांटा टू इवोल्यूशन ऑफ 1 molecule ऑफ O2, यानी O2 के 1 मॉलिक्यूल को निकालने के लिए कितने जो क्वांटा है, कितनी जो लाइट क्वांटा है, या जो यूँ मान लें कि लाइट फोटोन्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं, वही क्या कहलाती है, क्वांटम रिक्वायरमेंट कहलाती है। और ये होती है आप लोगों की 8 क्वांटा, 8 क्वांटा, या फिर ये मान लें कि 8 फोटोन्स जो है, 8 फोटोन्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए भी 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को निकालने के लिए। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में इवोल्व हो रहे थे, और 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी चाहिए आप लोगों को, 8 फोटोन जो है वो आपको चाहिए। तो ये क्वांटम रिक्वायरमेंट तो है ये, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करते हैं क्वांटम यील्ड की। क्वांटम यील्ड की बात करें अपने, तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल evolved by use of 1 क्वांटम, यानी 1 क्वांटम के यूज से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेंगे, वही क्या कहलाती है, इज नोन एज क्वांटम यील्ड। देखो क्वांटम यील्ड अपने को ये कंफर्म है, 1 मॉलिक्यूल जो है उसके लिए चाहिए 8 क्वांटम। अब 8 क्वांटम से कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। 1 क्वांटम से कितना होगा, 1/8, यानी ये आपका आएगा 0.125 क्वांटम यील्ड होगी। या फिर आप लोग कई बार इसका परसेंटेज पूछ लेता है आप लोग, तो परसेंटेज पूछ लेगा तो 100 के अकॉर्डिंग निकाल दें। 100 के अंदर 1 मॉलिक्यूल जो है O2 को रिलीज करने के लिए कितने क्वांटा चाहिए आप लोगों को, 8 क्वांटा। 8 क्वांटा से कितना मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है,
वन क्वांटा से कितना हो रहा है, 1/8 यानी 0.12 मॉलिक्यूल। और आप 100 के अकॉर्डिंग 100 क्वांटा की बात करें तो 1/8 इंटू में 100 यानी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 12.5%। तो कई बार क्या है एग्जाम के अंदर इस क्वांटम यील्ड को पूछ लेता है, क्वांटम यील्ड इन परसेंटेज, और सीधी नॉर्मल पूछ ले, नॉर्मल क्वांटम यील्ड की बात कर लें तो आती है 0.125, ये नॉर्मल है। और ये बात कर लेते हैं परसेंटेज के अंदर, तो ये आपके आती है क्वांटम यील्ड। अब इस क्वांटम यील्ड से रिलेटेड बात कर लेते हैं, सॉरी इसी एक क्या बोलते हैं क्वांटम यील्ड की बात करें यानी लाइट से रिलेटेड बात करें तो अपने को पॉइंट याद रखना है क्वांटम का। और क्वांटम होता पहले तो क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है, नंबर ऑफ क्वांटा, या यूं मान लें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और क्वांटम यील्ड क्या होती है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर इवॉल्व बाय द यूज ऑफ वन क्वांटम, यानी वन क्वांटम से कितना निकलेंगे वो उसकी होती है क्वांटम यील्ड। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें अपने, बाद में आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस की लास्ट एंड फाइनल रिक्वायरमेंट जो है वो 5th नंबर पे अपने ले लेते हैं पिगमेंट्स। तो ये तो अपने को कंफर्म है कि पिगमेंट्स जो है वो क्वांटा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना पार्ट में प्रेजेंट इन क्वांटा फॉर्म इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में अपने को क्वांटासोम में मिलेंगे पिगमेंट मॉलिक्यूल जो मिलेंगे। ये जो पिगमेंट्स है इन पिगमेंट्स का अपने क्लासिफिकेशन जो है वो कौन कौन से फोटोसिंथेसिस के अंदर पिगमेंट जो है वो यूज होते हैं, कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनका डिस्कशन अपने कर लेते हैं। मोस्टली इन पिगमेंट्स को आप लोग 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कितनी कैटेगरी है भाई इनकी, 3 कैटेगरीज के अंदर बात कर रहे हैं। इनमें से फर्स्ट आते हैं क्लोरोफिल्स। सेकंड पिगमेंट की बात करते हैं वो आते हैं आपके कैरोटीनोइड्स। और थर्ड नंबर के जो पिगमेंट आ रहे हैं वो आपके आते हैं फाइकोबिलीन्स। कौन से आते हैं भाई, फाइकोबिलीन्स। कुल मिला के जो पिगमेंट है, टोटल पिगमेंट्स की बात करें अपने तो 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट है। फर्स्ट वन क्लोरोफिल, सेकंड वन कैरोटीनोइड्स एंड थर्ड वन कौन से हैं आपके, फाइकोबिलीन्स है। इन क्लोरोफिल्स की बात करें तो टोटल जो क्लोरोफिल है वो टोटल होते हैं, टोटल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। इन 8 टाइप का मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोगों को, आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ तक। इनमें से फर्स्ट जो है वो आप कहते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये तो हो गए 5 टाइप ऑफ क्लोरोफिल इन हायर प्लांट्स। इसके अलावा जो क्लोरोफिल है वो है आपका बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी एंड बैक्टीरियोविरिडिन। कौन सा है भाई, बैक्टीरियोविरिडिन। ध्यान दें थोड़ा सा, बैक्टीरियोविरिडिन लिख रहा हूं मैं, विरिडिन। तो कुल मिला के ये जो 3 पिगमेंट है ये मिलते हैं आप लोगों को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी क्लोरोफिल्स जो है वो टोटल 8 है, उनमें से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और
बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोविरिडिन। ये प्लांट्स में मिलते हैं, बैक्टीरिया में नहीं भी, हायर प्लांट्स में नहीं, ये प्लांट्स से मिल रहे हैं, इन प्लांट्स। ध्यान दें कौन से किसमें मिल रहे हैं, प्लांट के अंदर। इनमें से आपको पता है कि क्लोरोफिल ए एंड बी, मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है वो अपने को मिलते हैं ग्रीन एल्गी प्लस में हायर प्लांट्स के। मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे। इसके अलावा बात करें आप लोग क्लोरोफिल ए एंड सी जो है, यानी क्लोरोफिल ए प्लस में क्लोरोफिल सी जो है वो मिलते हैं अपने को ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी। इसके अलावा बात करें अपने क्लोरोफिल ए प्लस में क्लोरोफिल डी जो है, क्लोरोफिल डी जो है ये अपने को मिलते हैं रेड एल्गी में। इसके अलावा बात करते हैं अपने, ये देखो 3 हो गए, भी ध्यान रखें, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, तीसरा है क्लोरोफिल ए डी, और चौथे नंबर पे लिख रहा हूं क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ए प्लस में ई जो है वो अपने को मिलते हैं जेंथो, ये मिलते हैं अपने को जेंथोफाइसी में, जेंथोफाइटा या जेंथोफाइसी जो क्लास है एल्गी की, उनके अंदर अपने को मिल रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन एल्गी प्लस हायर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए प्लस सी, ब्राउन एल्गी के अंदर ए प्लस बी रेड एल्गी, एंड क्लोरोफिल ए एंड ई जो है वो अपने को मिल रहे हैं जेंथोफाइसी के अंदर। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट बताए आपको, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियोविरिडिन जो है वो अपने को किसके अंदर मिलने वाले हैं अभी, बैक्टीरिया के अंदर, यानी फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उनके अंदर अपने को ये पिगमेंट मिलने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने जो सेकंड पोर्शन है पिगमेंट्स का, कैरोटीनोइड्स का, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा क्लोरोफिल ए एंड बी का डिस्कशन भी करेंगे, अपने डिटेल भी करेंगे कि क्लोरोफिल ए एंड बी जो है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि आरबीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो बाद में डिस्कशन करेंगे। एक बार इनका कैटेगराइजेशन जो कर रहे हैं उसके अंदर अपने पहले बात करेंगे कैरोटीनोइड्स की। चलो यहाँ लिख देते हैं कैरोटीनोइड्स को। कैरोटीनोइड्स जो है उनको आप लोग फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कैरोटीनोइड्स को फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, अपने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है आप लोगों की कैरोटीन्स, और जो सेकंड कैटेगरी जो है वो है कैरोटीनोल्स, यानी कैरोटीनोइड्स जो है वो 2 टाइप के हैं, कैरोटीन्स प्लस में आपके कैरोटीनोल्स। कैरोटीन्स प्लस में कैरोटीनोल्स की बात कर लेते हैं कि 2 कैटेगरीज है इनकी, कैरोटीन्स प्लस में कैरोटीनोल्स, या फिर कैरोटीनोल्स को भी आप दूसरा नेम दे सकते हैं जेंथोफिल्स। क्या बोल सकते हैं इनको, जेंथोफिल्स या कैरोटीनोल्स जो है, और दूसरा है आपका कैरोटीन्स। अब कैरोटीन्स की बात करें तो मैं ये लिख रहा हूं भाई, ये 3 टाइप्स के कैरोटीन्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा की बात कर लेते हैं। देखो अल्फा कैरोटीन जो है वो अपने को जनरली एल्गी प्लस में ग्रीन प्लांट के अंदर, और जो बीटा कैरोटीन्स है वो भी कहाँ मिल रहा है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और ये अपने को मिल रहे हैं ग्रीन बैक्टीरिया या एल्गी के अंदर बात कर लेते हैं। इसके अलावा अपने को नहीं मिल रहे। तो कैरोटीन्स की बात करें अपने एल्गी प्लस ग्रीन प्लांट्स के अंदर, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन का एक पॉपुलर, एक फेमस एग्जांपल है, मैं एग्जांपल इधर लिख रहा हूँ भाई,
फेमस एग्जांपल है आपका कैरेट। कैरेट जो है उसके अंदर आप लोगों को मिलता है बीटा कैरोटीन। तो ये कैरोटीन्स की बात कर लेते हैं। कैरोटीन्स जो है उनका जो जनरल फॉर्मूला है C40H56 होता है। बीटा कैरोटीन की बात कर लेते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है इनका, वो है C40H56। ये होते हैं आपके कैरोटीन्स का जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने इसकी भी, कैरोटीनोल्स की और जेंथोफिल्स की बात कर लेते हैं। देखो जेंथोफिल्स खूब सारे हैं अपने, कुछ जेंथोफिल्स के नेम जो हायर प्लांट्स के अंदर अपने को मिलने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर। देखो एक तो आता है आपका ल्यूटीन, इसके अलावा वाइलोजेंथिन, वाइलोजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन, इसके अलावा आपके ल्यूटियोल, ये आपका या ल्यूकोजेंथिन जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। यानी जेंथोफिल्स जो है वो वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन और आपके ल्यूटियोल या ल्यूकोजेंथिन जो है वो अपने को मिलेंगे। ये लगभग जो फाइकोजेंथिन है वो अपने को मिल रहे हैं किसके अंदर, सॉरी आपके क्या बोलते हैं, वाइलोजेंथिन जो है वो अपने को मिलते हैं किसके अंदर भी, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, यानी हायर प्लांट्स के अंदर ये मिलते हैं। बाकी जनरली ये किसके अंदर मिलते हैं अपने को, ये अपने मिलते हैं एल्गी के अंदर। किसके अंदर मिल रहे हैं भी, एल्गी के अंदर अपने को मिल रहे हैं। और हायर प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है, वाइलोजेंथिन और ल्यूटीन जो है वो अपने को मिल रहा है। तो इसके अलावा ये इसको उतारें। नेक्स्ट जो पिगमेंट अपना रह गया था वो रह गए थे फाइकोबिलीन्स। कौन से रह गए थे भी, फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स जो है वो बचे हुए हैं। इधर थोड़ा सा देखिए बीमार कर चल नहीं रहा था, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अपने जेंथोफिल्स की। किसकी बात करें, सॉरी जेंथोफिल्स की क्या, उसकी फाइकोबिलीन्स की। थर्ड जो पिगमेंट थे फाइकोबिलीन्स की। फाइकोबिलीन्स की बात करें तो फाइकोबिलीन्स जो है उनको टू कैटेगरी के अंदर आप डिवाइड कर रहे हैं, फाइको साइनिन एंड फाइको इरिथ्रिन। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे पिगमेंट्स में, फाइकोबिलीन्स जो है उनको फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। देखो फाइकोसाइनिन जो है वो ब्राउन कलर के हैं और इनको फर्दर आप टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है सी फाइकोसाइनिन और दूसरी है आपके आर फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोसाइनिन। इसी टाइप से जो फाइकोइरिथ्रिन है उनको भी आप लोग फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, सी फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन। कौन कौन सी कैटेगरी है, सी फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोसाइनिन। और जो फाइकोइरिथ्रिन है उनकी भी टू कैटेगरी है, सी फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन। देखें ये जो मैंने रेड कलर से और राइट किया है, यानी आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन ये मिलते हैं अपने को रेड एल्गी में। इसमें मिलते हैं अभी रेड एल्गी। और इसके अलावा बात करें कि ये जो फाइकोसाइनिन है, सी फाइकोसाइनिन, और इरिथ्रिन में सी फाइकोइरिथ्रिन, ये मिलते हैं आपको ब्राउन एल्गी के अंदर, ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में बात करें ये होगा मोर अमाउंट के अंदर,
और ये होगा लेस अमाउंट के अंदर। और रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी की बात करें तो आर फाइकोसाइनिन जो है वो लेस होगा और ये होगा मोर अमाउंट के अंदर। यानी एरिथ्रिन जो है वो रेड में ज़्यादा है और साइनिन जो है वो किसके अंदर ज़्यादा है, अभी पर्टिकुलर सी फाइकोसाइनिन जो है वो किसके अंदर मिल रहा है, ब्राउन एल्गी के अंदर मिल रहा है। तो ये अपने टोटल जो पिगमेंट थे कि जो टोटल पिगमेंट्स जो थे उनका क्लासिफिकेशन हुआ, आप लोगों ने डिस्कशन किया पिगमेंट्स में। एक तो आप बात कर रहे थे क्लोरोफिल्स की, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने लिया कैरोटिनोइड्स, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने डिस्कशन किया फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल्स की बात करें तो कितनी कैटेगरी की थी, 8 कैटेगरी की थी, मेन 5 थे, इसके अलावा 3 बैक्टीरियल थे और ये प्लांट्स के अंदर अपने को मिल रहे थे 5। इसके अलावा बात करें इसकी किसकी, कैरोटिनोइड्स की, तो कैरोटिनोइड्स को आप लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कैरोटीन प्लस में जेंथोफिल्स या फिर कैरोटिनोल्स की, और थर्ड कैटेगरी जो थी वो आपके थे फाइकोबिलिन्स की, जिसमें फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो ये आपके पिगमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी अपने थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चल लें। देखें भाई, क्लोरोफिल से रिलेटेड बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड दूसरा आप लोग बात करें इसकी बीटा कैरोटीन्स की या कैरोटीन्स की बात करें तो क्लोरोफिल एंड ए एंड जो कैरोटीन्स है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, भी याद रखना है। कैसे हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट है, मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से ये कैसे हैं भाई आपके यूनिवर्सल पिगमेंट की सीरीज में आ रहे हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं कि क्लोरोफिल जो है, इन क्लोरोफिल का सिंथेसिस कैसे होता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए सबसे पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है भाई। इस ग्लाइसिन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये बनाता है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनाता है भाई, प्रोटोक्लोरोफिल या प्रोटोक्लोरोफिलाइड की फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटोक्लोरोफिल जो है वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर, लाइट जो है और हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। तो कहने का मीनिंग हुआ कि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की। ध्यान रखें किसकी वजह से, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस में ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है, उन ग्लाइसिन दोनों के अटैच होने से क्या बनेगा, प्रोटोक्लोरोफिल। और प्रोटोक्लोरोफिल जो है वो लाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि लाइट जो है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है और ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर जो है, क्लोरोफिल्स की स्ट्रक्चर जो है उनकी बात कर लेते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें अपने तो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है, क्लोरोफिल ए जो है उसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। यानी इसमें मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम। अभी एसेंशियल एलिमेंट जो किए थे, मिनरल एलिमेंट किए थे, उसमें आप लोगों ने कहा था कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल सिंथेसिस में यूज आ रहा है और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होगा, येलोइंग डिजीज जो है वो हो जाएगी। और दूसरा क्लोरोफिल बी जो है उसका फॉर्मूला भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं, C55H70O6N4Mg। यानी इनमें डिफरेंस जो आ रहा है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में आ रहा है। ध्यान रखिए किसमें आ रहा है डिफरेंस भी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में जो डिफरेंस है वो ये अपने को मिल रहा है। देखो इनकी बेसिक सी स्ट्रक्चर मैं भी आप लोगों को डिटेल स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, बट बात कर लेते हैं। इसमें जो मान लें कि ये 4 पायरोल रिंग है, कैसी है भाई, 4 पायरोल रिंग जो होती है, उन पायरोल रिंग्स के बीच में आपको मेटल मिलती है, कौन सी, मैग्नीशियम मेटल मिलती है। और इस फर्स्ट पायरोल रिंग से आप लोगों की एक टेल अटैच होती है, इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। क्या बोलते हैं भाई, फाइटोल
टेल, और ये आपका है पोरफायरिन हेड। क्या है भाई ये? पोरफायरिन हेड। देखो टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोग डायरेक्टली इसको ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं कि ये तो इसमें हो गया सर टेल वाला पार्ट, और ये हो गया आपका इसका हेड वाला पार्ट। इस हेड वाले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कितनी पायरोल रिंग होती है? तो 4 पायरोल रिंग होती है। हेड जो है इसके अंदर आप लोगों को 4 पायरोल रिंग मिलेगी, 4 पायरोल रिंग जो है वो मिलने वाली है। पायरोल रिंग जो है वो केमिस्ट्री में आप जानते होंगे पायरोल रिंग का। तो पायरोल रिंग अपने को कितनी मिलने वाली है? 4 पायरोल रिंग जो अपने को मिलेगी किसके अंदर? हेड में। और टेल वाले पार्ट के अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती है, हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो अपने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस आता है। क्लोरोफिल ए होता है उसमें जो थर्ड रिंग जो होती है, थर्ड रिंग जो है, इस थर्ड रिंग में, सॉरी सेकंड पायरोल रिंग में, सॉरी कौन सी में? सेकंड पायरोल रिंग जो है, उस सेकंड पायरोल रिंग में मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड पायरोल रिंग जो है, उस सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन, उस पे आपको मिलता है CH3। क्या मिलता है भाई? और ये जो आपका है क्लोरोफिल बी जो है, इसमें आप लोगों को सेकंड पायरोल रिंग, सेकंड पायरोल रिंग है, और इसका कौन सा? थर्ड कार्बन जो होगा, उस थर्ड कार्बन पे आप लोगों को मिलेगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। यानी हट क्या गया? CH3, यानी एक कार्बन हट गया, सॉरी क्या हटा भाई? एक कार्बन हट गया, और यहाँ आपको मिलेगा डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, सॉरी CHO ग्रुप मिलेगा आप लोगों को, CHO ग्रुप मिलने वाला है। तो कहने का मीनिंग CH3 और CHO, यानी CH3 को रिप्लेस कर दिया CHO ने, तो देखें क्या कार्बन की जगह कार्बन आ गया, हाइड्रोजन 3 थे, और यहाँ कितना है 1, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो 72, और यहाँ कितने 70, और इसके अलावा ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया तो यहाँ 5 थे, यहाँ कितने हो गए 6 हो गए। तो ये आपके क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है वो भी दिखा देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, शॉट आप लोग ले लें भाई। ये फाइटोल टेल है, फाइटोल टेल, और ये इसका है पोरफायरिन हेड। तो इसके अंदर मेटल कौन सी है? Mg। अपने को यही याद रखना है, रिंग का ये इतना डिटेल अपने को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बार इसको लें, इसके बाद मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। देखें भाई इसके अंदर अपने बात करें, ये होती है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, जिसमें से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है, ये पार्ट जो है वो तो है इसका हेड पार्ट, और ये जो हिस्सा है वो है फाइटोल टेल का। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये फाइटोल टेल है और ये है इसका पोरफायरिन हेड। इसमें से ये जो है वो फर्स्ट होती है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ रिंग है। ये पायरोल रिंग आप लोगों को दिख रही होगी, नाइट्रोजन एलिमेंट है। पायरोल रिंग जो है बीच में मेटल है, मैग्नीशियम, 1 2 3 4 आप लोगों के नाइट्रोजन है। इसमें से देखें ये जो आपके जो रिंग है उसमें थर्ड पोजीशन पे 1 2 एंड थर्ड, 1 नाइट्रोजन, 2 एंड थर्ड पोजीशन पे X स्टार लिख रखा हुआ है। ये X स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरोफिल ए जो है उसमें तो होता है CH3, और X स्टार की जगह क्लोरोफिल बी के अंदर क्या मिलने वाला है आपको? CHO ग्रुप मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये क्लोरोफिल ए की और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर जो है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी के साथ अपने जो पिगमेंट का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का, तो एक इसका स्क्रीनशॉट लें।